नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रख रहे हैं, एक ऐसी जगह का नाम ले रहे हैं जो पिछले एक दशक से चर्चा में है और जिसे लेकर यूपी के सीएम को भी सख्त आदेश देने पड़े थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा के शाहबेरी की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधीन शाहबेरी वही गांव है जहां 17 जुलाई 2018 की देर रात 2 बिल्डिंग ढही थी, जिसमें 9 जिंदगियां खत्म हो गई थी और कई आशियाने जमींदोज हो गए थे। तब से शाहबेरी गांव में तैयार किए गए कंक्रीट के जंगल और उनके वजूद पर ढेर सारी मीडिया कवरेज हुई, लोगों की आवाजें उठी। लेकिन ग्रेटर नोएडा के उसी शाहबेरी में आज भी नियमों की अनदेखी करते हुए बिल्डर और भूमाफियाओं का जो खेल चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। इस पूरे खेल का काला सच हम अपनी बड़ी मुहिम जस्टिस फॉर शाहबेरी के तहत आप तक दिखाते रहेंगे, जब तक शाहबेरी के गुनहगारों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। और इसी के तहत आज हम अपने पहले एपिसोड में शाहबेरी का वो इतिहास बताएंगे जिसके कारण ग्रेटर नोएडा का ये गांव पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन गया। ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी गांव उपजाऊ और बेशकीमती यहाँ की जमीन और ये गांव पिछले एक दशक से चर्चा में बनी हुई है। आइए हम आपको बताते हैं किस लिए शाहबेरी की चर्चा समय समय पर होती रही है। वो इसलिए क्योंकि किसानों की जमीन पर उन गिद्धों की नजर पड़ी जिन्होंने अपने स्वार्थ के खातिर इस पर औने पौने दामों के जरिए पहले तो खरीदा, कुछ कब्जा भी किया और फिर कानून की आड़ में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बंदरबाट का वो दौर चलाया, जिसकी बानगी आप देखेंगे और जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, हम ये आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि बीते 10 सालों में शाहबेरी की 156 हेक्टेयर जमीन को लेकर हुए बंदरबाट की वो फेहरिस्त आपके सामने रख रही हैं, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आपके समक्ष वो सभी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जो हमारे पास उपलब्ध हैं। उन सभी कागजातों के जरिए हम आप तक वो सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये चीख चीख कर हमें बता रहे हैं कि पैसे और रसूख की ताकत पर सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। आखिर ये सब खेल हुआ कैसे और किसके इशारे पर इसको अंजाम दिया गया, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और हम आपको बताते हैं शाहबेरी लैंड का वो इतिहास जो कागजों में दर्ज है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी गांव 1994 में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया। उसके बाद 2009 में शाहबेरी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर की 156.3 हेक्टेयर जमीन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। यह नोटिस भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत किया गया। धारा 4 के मुताबिक ये कहा गया कि जमीन एक्वायर की जानी है और उसमें अगर किसी पक्ष को आपत्ति है तो वो दर्ज कराए। इस नोटिस को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफाई किया गया। 2009 में ही शाहबेरी के किसान और ट्रस्ट की तरफ से 1894 की धारा 4 को रद्द करने के लिए रिट दायर किया गया। इसमें भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि वे इसे रद्द कर दें क्योंकि यह उनके हितों के खिलाफ है। इस रिट पर हाईकोर्ट ने पक्षकारों को स्टेटस को मेंटेन करने का निर्देश दिया। बावजूद इसके उसी संस्था की तरफ से स्टेटस को की अनदेखी की गई। नियमों की अनदेखी करते हुए संस्था की तरफ से खसरा संख्या 11 से एक संपत्ति बेची गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहबेरी के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की। उसके बाद ट्रस्ट ने 2009 में धारा 6 को रद्द करने की अपील की। इस अपील पर हाईकोर्ट ने ट्रस्ट से भूमि का विवरण मांगा।
क्योंकि बिना जिला न्यायाधीश के इजाजत के ट्रस्ट उस भूमि को बेच ही नहीं सकता था। 2009 ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जो 2011 में रद्द हो गई, जिसमें ट्रस्ट की तरफ से धारा 6 के खिलाफ डाली गई याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने इस आवेदन को गंभीरता से लिया। 2011-2009 में जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि जमीन किसानों की मां है। इसके बाद बिल्डरों के प्रलोभन में आकर जमीन के मालिकों ने कृषि भूमि पर प्लॉट काटना शुरू कर दिया। 2012 ग्रीनो अथॉरिटी ने जब देखा अवैध कंस्ट्रक्शन और गैर कानूनी तरीके से कॉलोनी बसाए जा रहे हैं तो अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोएडा प्रशासन से सिफारिश की। इस सिफारिश में शाहबेरी भूमिका का फिर अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि भूमि पर खेती नहीं की जा रही थी बल्कि खेती की आड़ में अवैध कंस्ट्रक्शन और अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। 2013 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इस अनुरोध पर गवर्नर ने सेक्शन 4 को नोटिफाई किया। 2014 गवर्नर ने सेक्शन 6 को भी नोटिफाई किया, जिसके खिलाफ आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इस याचिका में अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट और कुछ लोगों ने 60 से 65 हलफनामे याचिका के साथ संबद्ध करा दिए, जिसमें उस जमीन पर कृषि के किए जाने की बात छिपाई गई। 16/10/2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की हानि को बचाने के लिए स्टेटस को का आदेश पारित किया। यह आदेश इसलिए पारित किया गया जिससे भूमि मालिक जमीन का उपयोग भी कर सके और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अवैध कंस्ट्रक्शन की आशंका का भी निवारण भी हो सके। 2019 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शाहबेरी के भूमि मालिकों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना करने के आरोप में 25 याचिकाएं डाली गईं, लेकिन इसमें जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ कोई तथ्य नहीं डाले गए। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। नोएडा का शाहबेरी वैसे कहने को तो एक गांव है, लेकिन पिछले एक दशक में यहां की जमीन और इस गांव की चर्चा पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर में हुई। इसी गांव ने बिल्डर्स भूमाफियाओं के उस गठजोड़ का भंडाफोड़ कर दिया जिनके कारस्तानी के चलते कई मासूमों की जिंदगियां तबाह हो गई और हजारों लोगों के आशियानों की आस भी ठग ली गई। देखिए इस रिपोर्ट में। शाहबेरी में 28.737 हेक्टेयर जमीन 3 धार्मिक संस्थानों के नाम पर है। शाहबेरी में 2.3190 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शाहबेरी की लैंड अक्वायर की है। इसके मुताबिक हाईकोर्ट के 2014 के आदेश के बाद शाहबेरी गांव के इन जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अपील के बाद यह भी स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण 1974 की धारा 4 के बाद कोई भी खरीदारी राज्य के खिलाफ शून्य माना जाएगा। फिर तो ये सवाल बनता ही है कि जब गांव की जमीन की खरीद और बिक्री हो ही नहीं सकती तो उसे कैसे बेचा गया और इस पर बिल्डिंग्स कैसे खड़ी कर दी गई। यही वो सवाल है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अपने स्वार्थों और अवैध तरीकों से कमाई के चक्कर में कैसे नियमों और कानून को तार तार कर मासूम जनता के पैसे ऐंठे गए और उनके सामने एक सूना भविष्य छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज जुड़े हैं कई लोग। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रबोध शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे प्रकरण को गहराई से जानते हैं, पेशे से वकील हैं। आपका स्वागत है प्रबोध जी।
हमारे साथ है सचिन राघव, जो कि शाहबेरी में फ्लैट है उनका, और इस पूरे प्रकरण की शिकायत करते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है विनोद राणा जी, जो कि शिकायत करता है। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रबोध जी, ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी इतना चर्चा में आया और हॉटस्पॉट बन गया, ये कहानी तो हमने बताई, और परत दर परत हम आगे भी जानेंगे इस पूरे अवैध बंदरबाट को आखिर कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन उससे पहले प्रबोध जी, ये बताइए कि बिल्डर और भू माफियाओं का जो नेक्सस बना, वो यही क्यों बना? क्यों इस काम के लिए शाहबेरी को ही मुफीद जगह माना गया? देखिए, उसके लिए बात ऐसी है कि शाहबेरी पहला वो गांव है जिसका अधिग्रहण रद्द हुआ। और शाहबेरी के बारे में बात यह है कि शाहबेरी में जो कॉलोनी कट रही थी वो 2009 से पहले से कट रही थी। और शाहबेरी नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे पड़ता है। अगर जो लोग यहाँ पे नोएडा के विकास से पहले से नोएडा को जानते होंगे तो उनको पता होगा कि शाहबेरी के बीच की वो जो दादरी रोड आती है, पहले वही एकमात्र रास्ता था गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाला। इसीलिए शाहबेरी की जमीन की वैल्यू तब भी थी, नोएडा के इस पूरे विकास से पहले भी, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता था, वही एकमात्र रास्ता आगे आके बिसरख में जुड़ता था। शाहबेरी की इस उपलब्धि रही है शाहबेरी की कि सबसे पहला भूमि अधिग्रहण रद्द करवाया, सबसे पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया, और यहाँ पे जो बिल्डर्स और सबसे मेन चीज ट्रस्ट, जो अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट है, जो जिसने सब चीजों को प्लान करके उन्होंने ही किसानों को बिल्डर से मिलवाया, बिल्डर्स को वहां का रास्ता दिखाया, उन्होंने ही सबसे ज्यादा रेट पिटीशन फाइल की, और उन्होंने किसानों से उनको बहला फुसला के उन सबके गलत हलफनामे फाइल करवाए हैं कोर्ट में। इसलिए वहां पे ये जो ट्रस्ट का संरक्षण प्राप्त किया बिल्डरों ने, इसीलिए वहां पे शाहबेरी गढ़ बना। उसकी जगह की कीमत थी, जगह मूल्यवान थी, और साथ में अगर एक बड़े ट्रस्ट का सहयोग था बिल्डरों को, इसलिए वो गढ़ बना जी। और इन सभी चीजों के तथ्य भी हैं, और हम कोई भी बात हवा हवाई नहीं करेंगे, हर चीज का फैक्ट होगा। और प्रबोध जी और जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, सभी से हमने पहले ही ये जानकारी ली है, और हर कोई अपने फैक्ट, अपने हमारी कोशिश, हमारे सभी दर्शक जो देख रहे हैं, और साथ ही आवाज, ये मुहिम जहां तक पहुंचनी चाहिए, इसका सबसे बड़ी बुनियाद यही है कि कोई भी बात बिना किसी फैक्ट के नहीं होगी। और यही हमारी कोशिश है, जो हमारी मुहिम है, कि आखिर कैसे जस्टिस मिलेगा शाहबेरी को। तो आखिर कैसे जस्टिस मिलेगा, इस पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अवैध भूमाफियाओं और बिल्डरों पर कार्रवाई की मांग का ये जो पूरा संघर्ष चला है आपका, सिलसिलेवार तरीके से आपसे आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सच की जीत संभव है? क्या अभी तक के संघर्ष से अभी भी ये उम्मीद आपको बची है? नहीं मैम, उत्तर प्रदेश में सच की जीत तो संभव नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं बिल्डिंग गिरने से 8 महीने पहले से मैं शिकायत कर रहा था प्रशासन के लिए, जिसके मेरे पास सबूत भी हैं। 12 अक्टूबर 2017 से मैं शिकायत कर रहा था, डीएम के पास गया, एसडीएम के पास गया, पुलिस के पास शिकायत की, आईजी, एडीजी, डीजीपी, मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जिसके पास मैं नहीं गया 8 महीने पहले से। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और 8 महीने बाद उसी जगह बिल्डिंग गिर गई तो, और 9 लोग असम में मृत्यु हो गई, 9 लोगों की। ठीक है, उसके बावजूद भी एविडेंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पुलिस को, सब कुछ कराया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी रोकने को तैयारी नहीं है कुछ भी। ना तो आज तक अवैध निर्माण रुका है, ना आज तक अवैध निर्माण की रजिस्ट्रियां रुकी हैं। बैंक, बिल्डर, बैंक, और सबसे बड़े वो कल्प्रिट है बैंक। बैंकों ने आरबीआई की गाइडलाइंस को इग्नोर करते हुए इलीगल प्रॉपर्टी पर लोन दिया। ना उन्होंने नक्शा चेक किया, ना उन्होंने उसकी लीगलिटी चेक की, और बस लोगों को फंसा दिया। यहाँ पे लगभग 1400 करोड़ का स्कैम है, लगभग 1400 करोड़ का शाहबेरी में बैंकों का। इकोनॉमी ऐसे ही डाउन होती है भारत की। ये बैंकों में बैठे भ्रष्ट अधिकारी और जो प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, यही इकोनॉमी डाउन करते हैं हमारे देश की, और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वो इवन और उल्टे बैंक वाले धमकाते हैं बायर्स के लिए। ऐसे ही पुलिस का भी है, पुलिस के लिए भी मैं 8 महीने तक, जब डीजीपी के यहाँ 3 बार हो आया, और जब योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में 3 बार हो आया, उसके बाद मेरी एफआईआर रजिस्टर हुई। 8 महीने में एक लीगल चीज की एफआईआर रजिस्टर होती है उत्तर प्रदेश में।
जी चलिए, ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया रही है, कैसे शुरुआत से ही इसे धता बताकर आगे बढ़ा गया, इस पर हम राणा जी से जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विवेक पाठक हमारे प्रधान संवाददाता भी हैं, जो कि आगे हमें बताएंगे कि किस तरह से ये अवैध निर्माण अवैध तरीके से होता रहा और कई बार इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई, उसके बावजूद कैसे इस अवैध निर्माण की एक ईंट तक नहीं हिली। लेकिन ये आगे जो मुहिम चलेगी उसमें विवेक पाठक पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर जमीन पर क्या हो रहा है, आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, कैसे सुनवाई नहीं हो रही है। विवेक, आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले विनोद जी, आप सबसे पहले बताइए, कानून बनाए जाते हैं कि किस तरह से सही ढंग से एक व्यवस्थित तरीके से जो समाज है, जो शहर है, वो बन सके, विकसित हो सके, लेकिन एक एक कर हर कानून को ठेंगा दिखाया गया है। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बताइए कि कैसे एक एक धारा का मजाक उड़ाया गया इस पूरे प्रकरण में। यहाँ पे जमीन खरीदी गई थी इसके लिए कि यहाँ पे योगाश्रम बनाया जाए, यहाँ पे गौशाला बनाई जाए, यहाँ पे वेद मंदिर बनाया जाए और यहाँ पे यज्ञशाला बनाया जाए। और जैसे ही ये जमीन यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डेवलपमेंट स्टार्ट की और यहाँ पे इस जमीन की वैल्यू बढ़ी, उन्होंने सारे उसमें ना ही वहाँ पे कोई योगाश्रम बनाया है, ना ही वहाँ कोई गौशाला बनी है, ना वेद मंदिर बनी है, ना यज्ञशाला बना है। इन्होंने सारी जमीन पे और हाई कोर्ट के कानून का दुरुपयोग करते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस जमीन के सारी जमीन उन्होंने स्टेटस को के बाद उस जमीन बिल्डरों को बेच दी और बिल्डरों के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ से इन्होंने ठगे हैं लोगों से। जी, इसके साथ अलग अलग धाराओं जिनका आपने जिक्र किया है, वो धाराएं क्या कहती हैं और कैसे इतनी आसानी से उन धाराओं को लांघ कर ये अवैध निर्माण किया गया। प्रभु जी, इस पर मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन विवेक, सबसे पहले आप बताइए कि ग्राउंड पर खूब सारी रिपोर्टिंग हुई है और ऐसा नहीं कि ये मुद्दा जहां पहुंचना चाहिए वहां ना पहुंच रहा हो, लेकिन आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन कौन है इसके बड़े गुनहगार। देखिए अनु, सबसे पहले तो अगर पूरा जो कॉकस है इसको समझना होगा। और अगर हम अभी अब जिस तरह की पड़ताल जो है जनसत्य न्यूज की तरफ से हम लोगों ने जाके ग्राउंड पे की है, उसमें सबसे पहला जो दोष है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से निकल के आता है कि जब स्थितियां उनको सामने थी, जैसी स्थितियां चल रही थी, उसके बावजूद भी आंखें मूंद कर बैठे रहना। क्योंकि आज आप जिस जगह रह रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसी दोनों अथॉरिटीज है जिसमें कि ये माना जा सकता है कि अगर कहीं भी कोई भी अगर नई इमारत में कोई ईंट भी रखता है तो वहां पर उनके अधिकारी पहुंचकर उनसे जवाब तलब कर लेते हैं और नक्शे की बात करते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में इतने बड़ी लेवल पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चलते रहे, इतने साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और जब आवाज किसी तरह से उठाई गई तो उसमें कुछ खाना पूर्ति की कार्रवाई करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है गौतम बुद्ध नगर का जो जिला प्रशासन है उसके ऊपर। हालांकि जो भी तत्कालीन अधिकारी की तरफ से तो ये बात संदेह कहीं ना कहीं खड़ा होता ही है कि आखिर कैसे, जिस मामले में हाईकोर्ट शामिल है, जिस मामले में इतना बड़े लेवल पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है, आखिरकार कैसे प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चलता रहा, ये उन्हें संदेह में खड़ा। चलिए, विवेक से आगे भी हम जुड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर क्या है ये पूरी धांधली, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी नींव कब रखी गई थी, इस पूरे भ्रष्टाचार की नींव कब रखी गई और शुरुआत में ही कैसे कानूनों को लांघकर आगे बढ़ा गया इन भ्रष्टाचारियों के जरिए, और आगे या भविष्य में जो वर्तमान स्थिति है, इन दोनों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की नींव कब और कैसे पड़ी, और जिन कानूनों को हमारी सुरक्षा, रक्षा और साथ ही हमारी व्यवस्था के लिए बनाया गया था, आखिर कैसे उन्हें उनकी धज्जियां उड़ाई दी गई। तो प्रबोध जी, सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण नियम की जो धाराएं हैं, जो धारा 4, धारा 6, धारा 9, इन सभी का जिक्र हम इस पूरे प्रकरण में आगे सुनते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ये धाराएं क्या कहती हैं, कितनी स्ट्रांग है, किस वजह से इनका निर्माण किया गया था और कैसे इतनी आसानी से इन्हें जाने दिया गया। देखिए अनु जी, आपको समझना होगा, पूरा सिस्टम समझना होगा, तभी हम लोग इस चीज को आगे कर पाएंगे और जो आपके व्यूअर हैं वो भी समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमें हमेशा लगता है कि सरकार जो करती है वो सही तरीके से नहीं करती, सरकार हमेशा ही पब्लिक के अगेंस्ट उसमें करती है, बट ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे जो आपने इसमें बताया कि शाबरी 1994 में नोटिफाइड विलेज हुआ था। देखिए, एक अथॉरिटी कोई बनती है और तो ये देखा जाता है कि ये अथॉरिटी कितने बड़े एरिया में काम करेगी, कितने बड़े एरिया को डेवलप करेगी। तो जो एरिया अथॉरिटी को डेवलप करना होता है, उन एरिया को और उसके जो गांव आते हैं उनको नोटिफाइड कर दिया जाता है। जैसे कि शाबरी 1994 में नोटिफाइड हो गया। जब भी कोई गांव नोटिफाइड हो जाता है तो उस पे यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 9 लग जाता है। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि
कि ये जगह अब नोटिफाइड हो गई है और इसमें अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो लोकल अथॉरिटी की परमिशन से ही होगा, क्योंकि इस जगह पे आगे भविष्य में डेवलपमेंट होना है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन के हो गया तो आगे भविष्य में जो भी विकास होना है उसके बीच में बाधा पड़ेगा। तो नोटिफाइड विलेज हो गया 1994 में, सेक्शन 9 लग गया। 94 से ही कोई बिना सैंक्शन मैप के कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। अब हम आते हैं भूमि अधिग्रहण में। फिर क्या होता है कि जो लोकल अथॉरिटी होती है वो सरकार को, गवर्नर ऑफिस को, सरकार को ये बताती है कि मुझे जो आपका नोटिफाइड एरिया है इस नोटिफाइड में से इस हिस्से की जगह चाहिए अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, कि मुझे यहाँ की क्योंकि देखिए अथॉरिटी अधिग्रहण नहीं करती है, अधिग्रहण सरकार करती है। तो अथॉरिटी सरकार को बताती है कि इस जगह की मुझे भूमि अधिग्रहण करके दीजिए, यहाँ पे ये मेरी परियोजनाएं आगे भविष्य में आने वाली। तो सेक्शन 4 में सबसे पहले क्या होता है कि सरकार एक नोटिफिकेशन लगाती है जिसमें बताती है कि हम ये एरिया की जगह इसमें वो अधिग्रहण करने वाले हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सेक्शन 5 में वो ऑब्जेक्शन फाइल कर दे। इसके लिए स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। सेक्शन 5 में जब वो नोटिफिकेशन, जब ऑब्जेक्शन फाइल हो जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और उसके बाद जब सुनवाई का निवारण करने के बाद उनका जो भी बयाना, जो भी कंपनसेशन बन रहा होता है, वो कंपनसेशन डिसाइड होने के बाद एक सेक्शन 6 की नोटिफिकेशन इशू करती है सरकार कि ठीक है, इनका हमने निवारण कर दिया, इनके जो भी ऑब्जेक्शन आए थे, अब ये जगह आगे एक्वायर हो जाएगी, अधिग्रहित हो जाएगी। उस सेक्शन 6 के बाद फिर सेक्शन 9 की कार्रवाई होती है। जिस सेक्शन 9 की कार्रवाई में फिर जो मालिकाना हक है, क्योंकि जो भी कंपनसेशन का अमाउंट होता है वो ट्रेजरर ऑफिस में सबमिट हो जाता है और जो भी जमीन मालिक होते हैं वहां से अपना कंपनसेशन अमाउंट ले सकते हैं। सेक्शन 9 की कार्रवाई होने के बाद क्या होता है, जो मालिकाना हक होता है वो अथॉरिटी के नाम पे चला जाता है और अथॉरिटी धीरे धीरे कब्जा जमीन का लेना शुरू कर देती है। अब हम समझते हैं शाहबेरी में हुआ क्या। ये तो हो गई कानूनी पूरी प्रक्रिया। शाहबेरी में क्या हुआ कि जब ये नोटिफाइड विलेज हो गया 1994 में और 2008 में एक बड़ा ही रोचक नाम मैं लूंगा, जय माता डेवलपर, ये एक बिल्डर हैं, सबसे इनिशियल डेज के बिल्डर हैं। इन्होंने अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट के साथ वहां पे कॉलोनी काटनी शुरू की 2008 में। इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था। अथॉरिटी ने 2009 में रिक्वेस्ट की सरकार से कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा चंक ना हो जाए, तो हम आगे फ्यूचर में इसको रोक नहीं पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो इसका अधिग्रहण करें। तो 2009 में सबसे पहला अधिग्रहण हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। वही अधिग्रहण 2011 में रद्द हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ने कहा कि किसान की मां है जमीन, आप उनसे उनका कृषि करने का अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि ये उनका व्यवसाय है। क्योंकि हर जगह ट्रस्ट ने, जितने भी लोग थे, जितने भी जमीन मालिक थे, सबने कहा कि हम कृषि करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि करते हैं। 2011 में जब वो रद्द हो गया, उसके बाद शुरू हुआ असली इनका खेल। इनको अब समझ में आ गया कि वो रद्द हो सकता है किसान की भूमि लेके, और उसके बाद इन्होंने कॉलोनी पे कॉलोनी काटनी शुरू की है 2012 में। तो उससे परेशान होके फिर से अथॉरिटी ने, सोचिए अथॉरिटी कितनी ज्यादा विवश हो रही होगी कि जो अधिग्रहण 2011 में रद्द हुआ है, उसी अधिग्रहण की फिर से सिफारिश की उसने सरकार से कि इस जगह को फिर से अधिग्रहित किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो विकास नहीं होने देगा भविष्य में। और 2013 में फिर से हुआ, फिर से धारा 4 इशू की गवर्नर ने, फिर से धारा 6 इशू की। धारा 9 का नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को आने वाला था। उससे पहले 16 अक्टूबर को अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने स्टेटस को का आदेश लिया दिल्ली हाई कोर्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से। यथा स्थिति का आदेश 16 अक्टूबर को लिया है और यथा स्थिति के बावजूद उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर फिर जमीनें बेची, फिर कंस्ट्रक्शन करवाया है। यह है लीगल इनका सिस्टम। जी अनु जी, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। एक एक चीज अनु जी, एक एक चीज। शाहबेरी का इतिहास नोएडा का इतिहास है। अगर आप भट्टा परसौल की भी न्यूज सुनेंगी ना, तो उसके नीचे आपको शाहबेरी की न्यूज मिलेगी।
शाहबेरी तब से चला आ रहा है। शाहरी प्रभु जी, आपने शाहबेरी और अथॉरिटी का कैसे विकास हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या कार्य था, कौन कौन सी उसकी धाराएं हैं, आपने बड़े खुले तौर पर इसको समझाया है। लेकिन इसमें एक और आगे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम एक ट्रस्ट के बारे में लगातार बात सुनेंगे जब आप इसका बैकग्राउंड समझ रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि विनोद जी आप बताइए क्या है ये ट्रस्ट के क्या नियम है, कैसे निर्माण होता है और कैसे इस ट्रस्ट ने उसका बेजा इस्तेमाल किया। ट्रस्ट है, धार्मिक संस्था है जो आर्य समाज के आर्य प्रचार प्रसार और आर्य समाज की जो नीतियां हैं जो आर्य समाज के लिए काम करती है, जिसमें आर्य समाज और आर्य समाज को बढ़ावा देने के लिए और जो आर्यंस हैं उसको हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो इसमें जैसे ये वेद, योग, यजुर्वेद, आयुर्वेद, इस पे एक है स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं उनके निर्देशों का उसका पालन करते हैं। तो ये जो 1966 में जो ट्रस्ट है, जो इसमें ट्रस्ट है दीपचंद आर्य, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और लोगों से काफी चंदा इकट्ठा किया और यहाँ पे साहबेरी में एक ये कोई धार्मिक संस्थान आर्य समाज का बनाना चाहते थे। उन्होंने लोगों से पैसा लिया, पैसा लेके यहाँ पे जमीन खरीदी, जमीन खरीद के उन्होंने ये जमीन छोड़ दी कुछ टाइम के लिए कि हम इसमें बाद में इसमें काम करेंगे। 1966 से 1980 में उनकी 1981 में दीपचंद आर्य जी की डेथ हो गई। उसके बाद ये लैंड पड़ी रही और लैंड जब 2009 में इस लैंड के रेट बढ़े, यहाँ पे सारा डेवलप होने लगा, तो ट्रस्ट ने ये जमीन इलीगल तरीके से बेचनी शुरू कर दी। फिर जमीन एक्वायर होगी वहाँ पे, फिर उसमें ये जो शुक्ला जी ने बताया कि वहाँ पे कोर्ट में चले गए और वो सारा, उसके बाद से इन्होंने इस जमीन को लगातार बिल्डर्स को बेच दिया गया। ना वहाँ कोई गौशाला बनाई गई, ना वहाँ कोई आश्रम बनाया गया, ना वहाँ कोई वेद मंदिर बनाया गया, ना वहाँ कोई यज्ञशाला बनाया गया। इतनी बड़ी जमीन में कोई आर्य समाज से रिलेटेड कोई धार्मिक यूनिवर्सिटी या कोई संस्थान बनाया जा सकता था, मगर इन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं किया और यहाँ से हजारों करोड़ रुपए ये लेके चले गए हैं लोगों को बेच के इलीगल तरीके से। जब जमीन एक्वायर है, आप ट्रस्ट की लैंड बिना डिस्ट्रिक्ट जज के परमिशन के बेच ही नहीं सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया कि आपने कैसे बेच दी। और ये फैक्ट है, बहुत सारी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स के हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के हैं और कानून में भी हैं कि इस तरह की जो ट्रस्ट की लैंड है उसको बिना जज कोर्ट की परमिशन के आप बेच ही नहीं सकते। तो आप लगातार बेचते जा रहे हैं, बिल्डरों से कोलैबोरेशन करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो शुरुआत की है, ये जो ठगी की जो शुरुआत हुई है साहबेरी में, 70% से 80% जो यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, जो लोग लुटे हैं वहाँ पे, जो जिनका नुकसान हुआ है, वो सब ट्रस्ट की लैंड के अंदर है। हमने इसमें 2017 मई 2017 में इसमें कंप्लेंट डाली थी। तो कंप्लेंट पे इस पर ट्रस्ट के खिलाफ FIR भी हुई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रस्ट के खिलाफ नहीं, जो ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ FIR हुई, ट्रस्ट के खिलाफ FIR भी नहीं हुई है। तो इसमें यही कहना है कि ये लगातार पूरा नेक्सस, पूरे प्लानिंग के साथ, बिल्डर्स के साथ मिलकर और यहाँ पे लोगों को फंसाया गया। जमाखोरी हुई इन भ्रष्टाचारी राक्षसों की और उसके बाद कितने लोग ठगे गए हैं, कितने लोगों की जिंदगी चली गई और भविष्य अभी भी खतरे में है और वो भविष्य ही बचाना है। आपने बताया विनोद जी और साथ ही प्रबोध जी कि किस तरह से जो कानून है वो आगे लागू किए गए। विनोद जी, जो आपने कहा कि ट्रस्ट के जो कानून है उसके तहत आप बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप ट्रस्ट की लैंड को बेच नहीं सकते, ये सारी चीजें हुई कैसे, कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस किस की मिली भगत हुई? क्योंकि देखिए जो हमारा सिस्टम है, ये आप समझिए कि देश में जो पूरा प्रशासन चलता है उसका सिस्टम ऐसे है कि एक काम के लिए कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसका इन्वॉल्वमेंट इस वजह से रखा जाता है कि कहीं अगर एक जगह गलती होती है तो दूसरे लोग या फिर दूसरे विभाग जो कनेक्टेड हैं, कम से कम वो तो उस पर मुस्तैदी दिखाएंगे, कम से कम उनका ईमान तो जागेगा, कम से कम वो तो देश और देशवासियों के बारे में सोचेंगे। यही एक वजह रहती है कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक ही काम के लिए। और विवेक, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जितना बैकग्राउंड अभी तक प्रबोध जी और विनोद जी ने बताया है उसके अनुसार कि किस तरह से अथॉरिटी का निर्माण हुआ, उसके क्या क्या कानून है, कैसे ये ट्रस्ट फॉर्म हुआ और उसने इस लैंड को एक्वायर किया, उसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ, ये हम जानेंगे। लेकिन किसानों का भी यहाँ पर विवेक जिक्र आया था, किसानों की ये भूमिका किस तरह से समझी जाए? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, ये लैंड किसानों से जुड़ी हुई, जहां कोर्ट ये कहती है कि जो किसानों की जमीन है वो उसकी मां की तरह है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ऐसा लगा कि शायद पीड़ित पक्ष किसान ही है, किसान को शायद परेशान किया गया होगा, उन्हें ठगा गया होगा, लेकिन उसकी क्या रियलिटी है? देखिए अनु, मैं आपको पहली बात बताऊं कि जमीन जिसकी है और ये पूरा खेल जो हुआ है वो जमीन पर ही हुआ है, और हम ये नहीं मान सकते कि किसान उसमें शामिल ना हो या फिर
और जिसकी जमीन ऑलरेडी जिन्होंने कई कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना मुआवजा भी ले लिया, उसके बावजूद भी किसी और को बेच दी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें कि ये कहना मतलब मुझे ठीक नहीं लगता संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, कि उन्होंने जो जिस तरह से, देखिए, अगर जिस अर्थ साहित्य जो प्रचार समिति की जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे तौर पर इस जो किसान कार्ड के ऊपर खेलकर, सॉफ्ट कॉर्नर को खेलकर, जिस तरह से शुक्ला जी ने भी अभी बताया कि जिस तरह से वहां पर ये जो हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सीधे सीधे तौर पर है, बात है किसानों की भूमि है, और इसी बात का एक पूरा एक एंगल समझ करने के बाद ये जो पूरा कॉकस था शाहबेरी के अंदर, उन्होंने पूरा इस तरह का जो है पूरा फायदा उठाया और उसी को एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के अपने आप जो ये पूरा जो खेल चल रहा था पूरा गैर कानूनी अवैध निर्माण का शाहबेरी के अंदर, उन्होंने उसको एक तरह से पूरी तरह से सॉफ्ट कॉर्नर की तरह यूज किया और जो कोर्ट के सामने ये रखा। लेकिन हाई कोर्ट के सामने भी ये सारी चीजें जब आई हैं तो उन्होंने एक समय पर जाकर सीधी सीधी तौर पर जो स्थितियां हैं वहां पर जमीन की जो निर्माण की स्थितियां थी उनको भी शक हुआ था, और उन्होंने इसी बात पर जब ये एक्शन लिया, उन्होंने हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से साफ कहा कि आप इसका पूरा विवरण दीजिए कि वहां पर कितना और जमीन की क्या स्थितियां हैं, क्या निर्माण हो चुका है नहीं हो चुका है। उसके बाद पता चलता है कि इनकी तरफ से जो ये याचिकाएं डाली गई थी अर्थ साहित्य प्रचार जो ट्रस्ट की तरफ से तो डाली गई थी, इसके अलावा जो किसानों की तरफ से भी जो मर्ज कर क्लब कर दी गई थी, उनको लेकर जो है साफ तौर पर जो फिर उन्होंने याचिका वापस करने का अपील किया। यानी कि सीधी सीधी तौर पे बात है, जो जिसको वो खेलना चाह रहे थे वहां पर हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्ती की गई थी, उसके बाद जब जवाब तलब किया गया, विवरण मांगा गया, तो उनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो किसानों के लिए ये बात, ये कहना कि वो बेचारे हैं या फिर उनकी तरफ से कोई गलत नहीं हुआ, इसमें संदेह है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा कॉकस है, जमीन जिसकी है उस जमीन पे ही निर्माण हुआ है, और पूरा ये लालच का खेल है जिसमें कि उनको लगता था कि अगर, चूंकि सिर्फ अकेले उन्हीं की बात नहीं है, कई बिल्डर्स की बात नहीं है, कई लोगों ने अपनी तरफ से बिल्डिंग्स बना बना के बेची है वहां पर, जिस तरह की जानकारी मिली है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉकस है जिसमें कि वो एक जो हिस्सा है किसानों की जमीन जिसकी रही है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस पूरे कॉकस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ये लोग शामिल रहे, और क्योंकि अभी तक हम बैकग्राउंड बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण का जो इतने सालों तक चला है, जनता समझे, और इस बात को समझकर ही हम आगे बढ़ते रहेंगे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। लेकिन विवेक, आगे मैं आपसे ये भी जानूंगी कि इन अधिकारियों से जब इनका पक्ष लेने के लिए आप गए तो आखिर आपकी क्या बात हुई, क्या इनपुट उनकी तरफ से मिला, वो भी आगे मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन उससे पहले सचिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी तक ये जितना भी बैकग्राउंड आप सुन रहे हैं कि कैसे कानूनों की परवाह नहीं की गई, किस तरह से ना कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, ना अथॉरिटी की तरफ से जो कहा गया, अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया, जो समय पर सरकार ने भी इनपुट्स दिए हैं, क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता था? क्यों ये पीठ पीछे होता रहा, क्यों ये सब चीजें पर्दे के पीछे होती रही, और जिन लोगों के लिए ये बिल्डिंगें, ये मकान बनाए जा रहे थे, उनकी जिंदगी से जो खिलवाड़ हुआ, क्या आपको पहले खरीदने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले इस पूरे शाहबेरी में, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी भनक थी, थोड़ी भी जानकारी थी कि इतना कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है? नहीं नहीं मैम, इसमें क्या था एक्चुअली, यहाँ पे सारी जो फ्लैट्स हैं ये बेचे जाते थे सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट बताकर, और सब कुछ रिटर्न में है मेरे पास, बुकिंग फॉर्म, वेलकम लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीज सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और ऐसा नहीं मैं अकेला बायर हूँ जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जिनके पास ये, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जबकि शाहबेरी एक नोटिफाइड विलेज था, ये हमें बाद में जाके पता चला। और सारा कुछ, और इसमें मिली, मैं अथॉरिटी गया था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पूछने, और मैंने अपना ब्राउजर एक जो जहाँ पुराना अथॉरिटी का ऑफिस है वहां पे था उस टाइम पे ऑफिस इनका, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया, मैंने उन्हें ब्राउजर दिखाया, मैं सर हम यहाँ पे फ्लैट खरीद रहे हैं, ले लें क्या? उन्होंने कह दिया हाँ हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अथॉरिटी पूछ के आया, उसके बाद मेरी बैंक से मेरा लोन हो रहा था जीआईसी बैंक से, जीआईसी मैंने नाम नहीं सुना था, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं जीआईसी से होम लोन लूंगा ही नहीं। बिल्डर ने बोला ठीक है मैं गवर्नमेंट बैंक से करा दूंगा, उसने मेरा नेशनलाइज बैंक से होम लोन कराया, इंडियन ओवरसीज बैंक, नेशनलाइज बैंक है। उसने ना लीगल चेक किया, ना उसने आर्किटेक्ट की रिपोर्ट चेक की, ना सैंक्शन मैप चेक किया, उसने मेरे को आंखें बंद करके लोन दे दिया। जबकि अब अगर आप उसकी फाइल देखेंगे तो उसमें शाहबेरी मेंशन्ड है, और जब जो मेरे पेपर्स थे जितने भी, वो उसका पेमेंट जितना दिया था मैंने, वो सब सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए दिया था मैंने। ठीक है, तो ये धांधली थी पूरी, तो इसमें नेक्सस पूरा था। कागजों पर सच्चाई के साथ साथ ये धांधली भी दर्ज है। जी आगे बढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में जब रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री होने के 10 दिन बाद जब मेरे को अपने रजिस्ट्री की कॉपी मिली, तब मुझे इस चीज का पता चला मेरा तो एड्रेस ही चेंज हो गया। अच्छा। और उसी टाइम पीरियड में मैं सबसे पहले जिलाधिकारी से मिला,
जिलाधिकारी ने खुद ही बताया कि हाँ भाई ये विलेज नोटिफाइड विलेज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। उन्होंने थाने के लिए लेटर भी लिखा और एक एसडीएम के लिए बोला भी था, तो एसडीएम से भी मिले थे। एसडीएम ने लेटर लिखा था एक्चुअली, और एक अथॉरिटी को लिखा था और एक थाने के लिए लिखा था। थाने वालों ने उसी दिन काम रुकवा दिया था, उस दिन के लिए केवल उस बिल्डर का, और उसके बाद में 1-2 दिन में फिर शुरू हो गया। आज तक ना तो अवैध निर्माण रुका है, ना रजिस्ट्रियां रुकी हैं, और इसमें सब शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को मैंने इन्फॉर्म किया है, मैंने हर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मेरे पास नाम है बाकायदा। जी, आप एसएचओ अजय बहुत शर्मा समय थे, से आप उससे बहुत लेकर- समय से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, काफी फॉलो अप कर रहे हैं, और सोशल मीडिया जी पर भी आपने बहुत बड़ा कैंपेन इसके खिलाफ चलाया हुआ है। जी जी, मैं लगभग 50,000 ट्वीट्स कर चुका हूँ इस डिजिटल इंडिया में। तो मोदी जी के जितने अरमान थे ना, वो सब यहाँ के नोएडा के जितने भी सरकारी भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने सब ठंडे कर रखे हैं। डिजिटल इंडिया एक वर्स्ट इंडिया हो चुकी है, ये कोई डिजिटल इंडिया नहीं है। जहाँ पे पीड़ित के लिए डिजिटल इंडिया का जब 1% यूज भी नहीं है, तो क्यों डिजिटल इंडिया है? वो नहीं होनी चाहिए डिजिटल इंडिया, कोई बेनिफिट ही यहाँ नहीं से है। मैंने पिज्जा 200 मिल सकते मैंने हैं 200 या से ज्यादा फिर जी विदेशों से पीड़ित यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आपने कितने हजारों ट्वीट्स किए हैं लेकिन उसके जवाब नहीं मिले। सचिन जी, एक एक करके हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, ताकि जो हमारी जनता है वो भी हमारे साथ आगे बढ़ सके, इस चीज को समझ सके, जी क्योंकि बहुत उलझी हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है, बहुत कानूनों का भी जी जी इसमें जी हस्तक्षेप आप देखेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे हमारी कोशिश यही है कि ये जन जन तक पहुंचे, किस तरह से हमारे देश को अंग्रेजों ने, मुगलों ने इतना नहीं लूटा है जितना इन भ्रष्टाचारी राक्षसों ने लूटा है, इसके बारे में आप जानिए। इसलिए बहुत आराम से समझाने की हमारी कोशिश होगी। प्रबोध जी, अब जितना हम आगे बढ़ चुके हैं, आप सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक की जो जानकारी आप लोगों ने दी है, कितने पक्ष बन चुके हैं? देखिए अनुजी, एक्चुअली क्या है ना, शाहबेरी एक सिस्टम फेलियर बताता है। ये बताता है कि कैसे भ्रष्टाचार उस लेवल को पार कर जाता है कि हर सिस्टम फेल होता है। जैसे कि अब वो सचिन जी ने बताया, इन्होंने बताया कि इनको फ्लैट जो बेचा गया सेक्टर 4 बोल के बेचा गया। ये सेक्टर 4 का पेपर लेके अथॉरिटी गए, अथॉरिटी ने कहा सेक्टर 4 तो सर हमारा नोटिफाइड, हमारा क्लियर एरिया है, अगर वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो क्लियर होगा। ये वही सेक्टर 4 के पेपर लेके बैंक वाले के पास आए। बैंक वाले को पता था कि ये सेक्टर 4 नहीं है। बैंक वाले ने क्या पेपर अपने लीगल वाले को दिए ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसके लीगल की जो रिपोर्ट आई है, जो सचिन जी के लीगल की जो रिपोर्ट आई है, उसमें शाहबेरी लिखा हुआ है। उसके आर्किटेक्ट ने शाहबेरी मेंशन किया है, और वो रिपोर्ट उसने कोई ग्राउंड में जाके नहीं बनाई है। वो रिपोर्ट उसने आराम से अपने ऑफिस में बैठ के आराम से जो कॉपी कट पेस्ट करके बनाते हैं वो बना दिया है। उन्हों बैंक का आर्किटेक्ट उस जमीन को फ्री होल्ड जमीन बता रहा है, बिना किसी पेपर के बेस पे। कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर का बेस नहीं है, फ्री होल्ड जमीन डिक्लेयर कर दी है। जो बैंक का लीगल की रिपोर्ट आई है, उसने तो मना ही कर दिया है कि एक्विजिशन हुआ है। आप सिस्टम फेलियर समझिए। एक ग्राहक को बताया जाता है सेक्टर 4 के नाम पे जमीन बिक रही है। सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का प्लान सेक्टर है, वहां पे सारे प्लान है। जो गौर सिटी 1 है वो सेक्टर 4 में फॉल करता है। उसकी पूरी जो बेल्ट है, जिसके बैक साइड में जो नया मॉल खुला है, गौर सिटी का मॉल खुला, उसके बैक साइड में सेक्टर 4 फॉल करता है। वो एक प्लान सेक्टर है। उस प्लान सेक्टर के जस्ट बगल में शाहबेरी लगता है। तो सेक्टर 4 के नाम पे ग्राहकों को शाहबेरी बेचा गया। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट सबसे बड़ा कल्प्रिट, वहां पे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट आता है। देखिए, हमें समझना होगा यहाँ पे, हम थोड़ा जब कानून समझना शुरू करें, समझे कि जब स्टेटस को हो गया, जब हाईकोर्ट ने यथास्थिति ही बोल दी, तो सब कुछ चल कैसे रहा है। जब हाईकोर्ट ही कह रहा है कि जो जैसा है वैसा ही रहे, तो चीजें हो कैसी रही हैं? तो चीजें ऐसी हो रही हैं कि देखिए, जो ग्राहक होता है वो विश्वास करता है रजिस्ट्री पे और बैंक पे। बिल्डर ने सेक्टर 4 के पेपर दिए, बैंक ने उस सेक्टर 4 के पेपर पे लोन सैंक्शन कर दिया, जो बैंक नहीं कर सकता था। क्यों लोन सैंक्शन किया? क्योंकि बैंक ने अपनी फर्जी रिपोर्ट बनवाई आर्किटेक्ट से, अपने लीगल वाले से फर्जी रिपोर्ट बनवाई। उसने अपने घर पे वो सिस्टम रखा, उन्होंने वो फर्जी रिपोर्ट बनाई कि सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कोई एक्विजिशन नहीं, अपने आप ही सर्टिफाइड किया, वो अपने आप ही सर्वे सरवा है, सब कर रहे हैं खुद अपने आप ही। उसके बाद उस चीज की रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कर दी। जो स्टेटस को का आदेश हुआ है उसमें गौतम बुद्ध नगर डीएम पार्टी हैं, यथास्थिति का आदेश उन पे लागू होता है। जो स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हैं वो उसमें पार्टी हैं, उनका आदेश उन पे लागू होता है। वो लोग स्टेटस को के आदेश की अवहेलना करते हुए रजिस्ट्री कर रहे हैं।
आप खुद सोचिए, जब सरकारी महकमा ही कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा, तो आम जनता क्या मानेगी? ये बिल्डर क्यों मानेंगे? ये सब चीजें क्यों मानेंगे? एक नहीं है, ये पूरा सिस्टम फेलियर है। इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, डीएम, एक्विजिशन ऑफिसर, रजिस्ट्रार ऑफिस, ट्रस्ट, किसान, बिल्डर, बैंक, ये सब के सब अपराधी हैं। और एक एक कर सबने इन्हीं की चीज ही पोल खोली जाएगी, किस तरह से ठगा गया है, कैसे ये धांधली इतनी आसान बन गई इन सभी लोगों के लिए, ऐसे देश में जहां हर एक संस्था का, हर एक विभाग का कोई ना कोई माई बाप है। आखिर कैसे, क्या ऊपर तक ये पूरा नेक्सस चल रहा था, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे, कौन कौन से विभागों की ये धांधली हुई है, इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो विवेक कर रहे हैं। सबसे पहले विवेक आप बताइए कि इन अधिकारियों से, इन विभागों से आपने संपर्क किया, इनका पक्ष लेने की भी कोशिश की, क्या इनपुट रहा है उनकी ओर से? देखिए अनु, ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि जैसे ही हम सबसे पहले हमारा जो सफर हुआ, हम 2-3 दिन से लगातार इस पूरे मामले पर जो है एक होमवर्क कर रहे थे, और कल हम जब अधिकारियों से मिलने पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे, जहां का गेट बंद था, सिक्योरिटी अपने गेट पर मौजूद थी। जब हमने अपना कैमरा बाहर शॉट्स बनाने के लिए बनाया, जो निकाला, तो पता चलता है कि गार्ड्स हमें आके रोकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिरकार एक सरकारी कार्यालय के लिए अंदर जाते, आज तक मुझे कभी भी, मैं कई दशकों से जो है पत्रकारिता कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन कभी सरकारी कार्यालय का जो है कभी शूट करने से कभी किसी ने नहीं रोका। लेकिन ऐसा क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में हो रहा है या किया है कि वो बाहर से कैमरा चलने पे ही परेशान हो गए और सिक्योरिटी ने हमें कैमरा चलाने से साफ मना किया। उसके बाद में जब हमने वहां जाकर अपने, उनके जो अधिकारी हैं, वहां आला अधिकारी जो मौजूद थे, हमने उनसे बोला कि हम शाहबेरी को लेकर एक खास कुछ बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें अंदर आने से ही मना कर दिया और पूरी तरह से बोला कि अभी चूंकि कोरोना चल रहा है इसलिए हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कोरोना में आप भी है, हम लोग भी जा रहे हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अपने काले पापों को, अपनी लापरवाहियों को आप जवाबदेही नहीं रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट बात यह है, उसके बाद हम जाते हैं सीधे सीधे तौर पर जो है बिसरख थाने पे। उस चौकी पे भी हम गए जहां पर शाहबेरी के बिल्कुल सटे हुए वो चौकी है, जहां पर पूरी तरह से जो है वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा हुआ, पुलिस की नाक के नीचे जो इस तरह से हुआ, तो हम वहां पर पहुंचे, बिसरख थाने पहुंचे थे। तो बिसरख थाने पे भी वहां पर वही हमें देखने को मिला, एसएचओ साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका जो स्टाफ था उन्हें भी कैमरे से और हमारी मौजूदगी से बड़ी जो एलर्जी हुई और दिक्कत हुई। इसके साथ साथ हम जिलाधिकारी नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर है उनके भी कार्यालय गए, हालांकि जिलाधिकारी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब भी जिस भी स्टाफ से हमने, उनके जो सहयोगी जो कर्मचारी हैं वहां पर, जब हमने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि हम शाहबेरी को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति इससे बिल्कुल ऐसा समझिए कि बचता हुआ नजर आया। ना तो उसने हमें ऑफ कैमरा एंटरटेन करने की कोशिश जो है, जो मतलब हिम्मत की, और ना ही हमें ऑन कैमरा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जब हम शाहबेरी में पहुंचे, उस चौकी के जो इलाके में पहुंचे थे, तो चौकी के लोग हमसे ही उल्टा पूछ रहे हैं कि आप आखिरकार शूट क्यों कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थितियां हैं? देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप इतने बड़े काले कारोबार को जो है पाल पोस लिए हैं, आपके संरक्षण में रहा है। ये आरोप इसलिए भी सही है अनु, क्योंकि ये बात मानी ही नहीं जा सकती है कि जिन अधिकारियों की, मैं मान सकता हूं कि ये जिस वक्त ये पूरा खेल हुआ था, काला कॉकस हुआ था, उस वक्त ये भले ही मौजूद ना हो, लेकिन अब जो ये खेल चल रहा है ना अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, अब वो सिर्फ इस झाम को समझते हुए इस बला से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कोई ना कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से इन लोगों को, इन सारे अथॉरिटीज को, प्रशासन को कार्रवाई करने से रोक रहा है। एक ऐसा कॉकस है जिसकी वजह से अब वो ना तो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर हमें क्या दिखता है अनु, हम पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें तो वहां पर 3-4 जब भी कोई मीडिया में इस तरह की हम लोग बात करते हैं या हम लोगों की मौजूदगी हो गई वहां पर, हम शाहबेरी जब से जाने लगे तब से देखा गया कि वहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कुछ एक बिल्डिंग में जाकर सीलिंग जैसी कुछ एक खाना पूर्ति जैसी करना शुरू कर दी गई। लेकिन जिन बिल्डिंग्स को सीधे सीधे तौर पर, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पूरा जो ऑपरेशन जो क्लीन है भ्रष्टाचार को लेकर, और उनका जो मतलब वो झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जितने भी आरोपी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन ये योगी सरकार के उस पूरे सख्ती पर ये बहुत बड़ा सवाल ये प्रशासनिक अधिकारी उठा रहे हैं, जो कि उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। टॉलरेंस की बात कही जाती है, जिस प्रदेश के अंदर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी, उसमें इतना कुछ हो जाता है। लेकिन मैं सचिन आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से विवेक भी हमें बता रहे हैं, आखिर इस घपले की, इस घोटाले की बात सुनते ही क्यों शासन प्रशासन की रूह कांप जाती है? आपने तो इन्हें इतने ट्वीट किए हैं, इनसे शिकायत की है, इनसे मांग की है, सवाल पूछे हैं,
आखिर क्या है, किस लॉबी का ये डर है, या फिर किससे अपने आप को बचाया जा रहा है? क्यों है ये डर प्रशासन में? जी सचिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सचिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विनोद जी, यही मैडम, सवाल चोर जो चोर विवेक मौत उठा भाई रहे बस हैं कि एक आखिर वो दूसरे को बचा डर रहे हैं, कौन ये सा? सीन चल रहा है। आप ये समझिए, आप पूरा अगर गेम देखेंगे ना, तो गेम ये देखिए जिस चलिए विनोद जी, जो सवाल विवेक ने उठाया है, जिस तरह से वे पहुंचे, सिर्फ अभी तो हम वहां चौखट तक ही पहुंचे हैं, सिर्फ बाहर ही पहुंचा है मीडिया का कैमरा। आखिर इतनी खलबली, इतनी परेशानी क्यों प्रशासन में? क्या छिपाने की कोशिश है? जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि जो साहबेरी है वो एक सिस्टम फेलियर है जी। जो अगर यहाँ पे नोएडा में आप कोई भी काम करते हैं तो अथॉरिटी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी तुरंत पहुंच जाते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, आप हाँ, नक्शा दिखाइए, बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। पेपर दीजिए, आप वो पेपर दीजिए, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप उसके सारा सैंक्शन मैप और प्लान दीजिए। साहबेरी में हजारों फ्लैट बन गए हैं, 10,000 फ्लैट बन गए हैं करीब करीब, और वहाँ पे करीब जो है 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। जी। जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और इतने सारी वहाँ पे 8-8, 7-7 मंजिल्स की बिल्डिंग बनी है, वो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पुलिस और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है। सारा जो खेल है सारा उनकी नाक के नीचे खेला गया है। इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं। जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो एई है, जो इंजीनियर्स है उस एरिया का, उस क्षेत्र का, वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। वो वहाँ सर्वे करते हैं, पुलिस वहाँ पे घूमती है, जाती है, देखती है कंस्ट्रक्शन का। और इतना सारा, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, पूरा जंगल खड़ा हो गया, कई 8-10 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में, 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में इतना बड़ा खड़ा हो गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई भी प्रशासन मिला हुआ नहीं है। इसमें प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। बिल्कुल। इसमें और जी 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 कोई विनोद जी, आप जो साहबेरी है, अगर अथॉरिटी कोई सैंक्शन मैप नहीं है, पूरी जो लैंड है उसका सेक्शन 4, सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन हो चुका है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, स्टेटस को का ऑर्डर है जो आज भी प्रिवेल करता है। आज भी स्टेटस हाई को कोर्ट ही की है तो वहाँ वैल्यू ही पे। नहीं बची उत्तर अगर हम प्रदेश में। उस पे जाएं तो आज भी वहाँ पे स्टेटस को है, मगर उधर स्टेटस को लिया और पीछे से सारी जो प्लाट बेच दिए बिल्कुल, गए, बिल्कुल। सबकी रजिस्ट्रियां हो गई, वहां पे बिल्डिंग्स बन गई, लोन भी हो गए हैं और लोग रह भी रहे हैं। हाँ। और लोगों को लूटा भी गया। और जो बिल्डिंग है, जो वहाँ पे 17 जुलाई 2018 में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो वहाँ पे वहाँ पे ये आया है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो इतनी कमजोर है, अभी वो सारी बिल्डिंग्स जो कभी भी गिर सकती हैं। बिल्कुल। और बरसात का मौसम, जो कि इनके लिए खुली मौत है, बरसात का मौसम आ चुका है एक बार फिर से, और फिर से वो जो दिन जो बीता था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, यही महीना था वो भी, उस पर भी आगे हम बात करते रहेंगे। विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात यहां रखी है। प्रबोध जी, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर कहा जाता है कि न्याय मिलने में देरी तो हो सकती है, लेकिन अंधकार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि न्याय आपको ना मिले, सच को प्रताड़ित तो किया जा सकता है लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। क्या वाकई ये इस पूरे प्रकरण में ये बात फिट बैठती है? जो हम मुहिम आगे लेकर चल रहे हैं, हमारा मकसद है कि जब तक शाहबेरी को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आखिर कैसे पूरे सिस्टम को फेल कर देंगे? कैसे ये देश की जनता के जीवन को लेकर अभी तक भी प्रशासन क्यों सतर्क नहीं है? और जब तक ये न्याय नहीं मिल जाएगा, जनसत्य न्यूज की ये मुहिम चलती रहेगी। लेकिन प्रबोध जी, क्या ये सच आगे सामने आ चुका आएगा? क्या हम न्याय को पा पाएंगे? क्या जस्टिस फॉर शाहबेरी हो पाएगा? अनुज जी, आप एक बात समझिए, मैं इस जस्टिस की जो आपने मांग की बात की है, कैसे पूरा होगा? एक ऐसा शब्द नहीं है जिसका पेपर ना हो, एक ऐसी बात नहीं है जिसका दस्तावेज ना हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो आला अधिकारियों तक पहुंचा ना हो। आप जैसे 17 जुलाई को जो बिल्डिंगें दो जमींदोज हुई थी जिसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, 24 जुलाई 2019 को सीएम साहब ने कहा था 1 हफ्ते में शाहबेरी का न्याय हो जाएगा। आज तक हुआ नहीं हुआ, और होगा उसका पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि बात यह है कि शाहबेरी एक वो दुधारू गाय है जिससे हर किसी ने पैसा कमाया है। पुलिस ने पैसा कमाया है, अथॉरिटी के अधिकारियों ने पैसा कमाया है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने तो राजस्व भर के दिया है, सरकार को भी पैसा पहुंचाया है।
आप ये भी समझिए ना, बैंकों का पैसा लगा है यहाँ पे, वो भी सरकारी पैसा लगा है। अब इतना बड़ा जो इतना हर आदमी का पैसा लगा है, पैसा हर आदमी ने कमाया है, वो इस चीज को खत्म कैसे होने दे? लोग मरते मर जाने दीजिए, लोगों की जान की फिक्र नहीं है इन्हें। जब आईआईटी की रिपोर्ट एक आई है, आईआईटी की रिपोर्ट ने बोला है कि यहाँ के फाउंडेशन की रिपेयरमेंट होना बहुत जरूरी है, और जब तक रिपेयर नहीं होती तब तक उस फाउंडेशन के लिए पानी जो है वो मौत का काम करेगा। पर क्या कोई भी पानी रोकने की मुहिम अथॉरिटी ने, डीएम ने, किसी ने चलाई? किसी ने नहीं चलाई। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने तो लगता है मान लिया है कि शाहबेरी में लोग मरते हो तो मर जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं है, किसी को हाथ ही नहीं डालना है। 4 जुलाई को रजिस्ट्री हो रही है अनु जी। हम इंसाफ की बात करें तो करें कैसे? जिस जगह के इंसाफ की हम बात करते हैं वहां 4 जुलाई 2020 को लॉकडाउन में, कोरोना में, पाठक साहब को किसी एक अथॉरिटी के ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया है। वहां पे रजिस्ट्री हो रही है कोरोना के टाइम पे। हम कैसे इंसाफ की बात कर सकते हैं? हमारे पास एक एक चीज का पेपर है, एक एक चीज पानी की तरह बिल्कुल साफ है। कैसे ये भ्रष्टाचार हुआ, कैसे क्या हुआ और क्या होना चाहिए, इसका क्या इंसाफ है, ये भी है। हर चीज के लिए नियम है, हर चीज के लिए कायदे हैं, हर चीज के लिए कानून और है, प्रबोध जी, हर इसी चीज चीज है। को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जहां हर एक बात जो हम यहां कह रहे हैं, हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज का दस्तावेज है। किस तरह से यहां कानूनों को ठेंगा दिखाया गया, इन सभी चीजों के दस्तावेज हैं। लेकिन आपने कहा कि किस तरह से ये आपकी भी व्यथा बता रहा है, आप कितने परेशान या फिर इस मुहिम से जो जुड़े हुए हैं, किस तरह से निराश करने वाली ये पूरी प्रक्रिया रही है। और यही हमारी मुहिम है जो कि आगे बढ़ेगी। अंत में सचिन जी कुछ कहना चाहते हैं? सचिन जी, क्योंकि आपका संघर्ष ही हमें बल देता है, आप इतने सालों से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जब आप हार नहीं मान रहे तो कोई हार नहीं मानेगा। आप क्या कहेंगे आखिर में? मैम यही है कि जो रास्ते हैं वो इवन अधिकारी खुद तो पढ़े लिखे हैं बट वो खुद तो नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी हमने खुद एप्लीकेशन लिख लिख के उनको अप्रोच किया है कि आप ये रास्ता अपनाइए, इससे ये क्राइम रुक जाएगा, आप ये रास्ता अपनाइए, आप इससे ये क्राइम रुक जाएगा। लेकिन अधिकारी कुछ करने को तैयार ही नहीं है। जब न्याय तो तब मिलेगा ना जब कोई अधिकारी जिस जिस जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे बैठाया गया है नोएडा के अंदर, वो अपनी कार्य को मतलब अपने पद की गरिमा रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाएगा, तभी तो पब्लिक के लिए न्याय हो पाएगा, नहीं तो न्याय कैसे हो पाएगा। अब आप ये समझिए खरीदारों की एफआईआर नहीं हो रही, 8-8 महीने से पड़ी है थानों में, एसआईटी के पास एक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, कम से कम 80 बाइट्स की एफआईआर थाने में पड़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल सही चीज कि हर एक सिस्टम जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसके बीच हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कैसे फेलियर यहां हुआ है शाहबेरी बेस का, कैसे सिस्टम का फेलियर इतनी आसान सी चीज बन गई। और लोगों को या अधिकारियों को क्या ये कह सकते हैं कि कानो कान खबर नहीं लगी? क्या सरकारों को कानो कान खबर नहीं लगी? ये सब कुछ झूठ है, लेकिन जो सच है वो कागजों में दर्ज है और वही सच दिखाएगा जनसत्य न्यूज। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे और जो आज जानकारी आप लोगों ने दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन जनसत्य न्यूज का आपसे ये वादा है कि शाहबेरी में हुई महाधांधली पर हमारी नीति वाकई जीरो टॉलरेंस की रहेगी। आगे आने वाली कड़ियों में हम आपको बताएंगे कि शाहबेरी में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और कैसे भूमाफियाओं और बिल्डर्स के भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर दी गई। लेकिन इस इमारत में धांधली की लगी एक एक ईंट के बारे में हम आपको बताएंगे अपनी आगे आने वाली कड़ियों में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।